लेकिन हम सभी जानते हैं कि उनका एक वर्ष का संघर्ष उनके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने इसके लिए कितनी मेहनत की और वो इस बात के काबिल हैं, इस चीज के काबिल हैं कि उन्हें हम इतना सम्मान दे सकें। वो इस सम्मान के हकदार हैं और उसी को हम आज
उन्हें देने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं राजेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप लोगों को कुछ संबोधन में कुछ बातें बताएं, कुछ आगे की राह बताएं और इस कार्यक्रम के बारे में कि कहां से शुरुआत हुई, कब से हमने। ज्यादातर लोगों को पता होगा कि बामौर में पहली बार जो सम्मान समारोह किया गया वो अपनी ही कोचिंग से हुआ। तो मैं चाहूंगा राजेंद्र सर इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें और आप लोगों से भी जो आपके मन में प्रश्न हैं उनके बारे में भी कुछ बताएं, आगे की राह दिखाएं, क्योंकि यहाँ से कुछ बच्चे जो क्लास 12th में थे वो अब पास आउट होकर हमसे बिछड़ जाएंगे। उनके अलग अलग रास्ते होंगे, अलग अलग करियर होंगे, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। उसके बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार जोरदार तालियां। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को जो 10th ट्वेल्थ में पास हुए हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। आप लोगों ने जिस तरह से मेहनत की है वो आपको आपने देखा कि हमने जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से हमें परिणाम मिला है। तो देखिए हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। जो जितनी मेहनत कर देता है उसे उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे कुछ नहीं है, रात रात भर पढ़ने से क्या होगा, है ना, यहाँ तो ये होता है। अपने क्षेत्र में जाकर नगर का बहुत सारा माहौल आप लोग जानते हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो मेहनत करते हैं ना वही चमकते हैं, उनकी मेहनत ही अपने आप दिखती है और कहीं ना कहीं हमारे सम्मान में दिख रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पूरी साल कोई पढ़ाई नहीं की, आराम से खेलते रहे और अपनी मस्ती में टाइम पास कर दिया और भैया देखो आराम से हमने ये इतनी बना दी बस। ऐसा लोगों का जो कहना होता है, कुछ लोग इस तरह से करते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल इन बातों पर नहीं जाना है। आपको अपनी जो हार्ड वर्किंग है उनको करते रहना है, क्योंकि एक 10वीं और 12वीं अगर आप उत्तीर्ण कर ही लेते हो बाई चांस तो उसे क्या हासिल कर पाओ, आगे भी जाना, आगे आपको बहुत जाना, आगे जाना है ना, तभी आपका मार्ग प्रशस्त होगा। जो आप अपनी नीचे से ही फाउंडेशन को सही करके चलेंगे, एक तरीके से चलेंगे, ठीक है ना, कहीं अपनी कमजोरियाँ नहीं छोड़ेंगे, टीचर की गाइडलाइन के हिसाब से अपनी स्टडी करते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ पूरे स्टाफ में सभी लोग पूर्ण रूप से कोशिश करते हैं कि अपनी ओर से जितना हो जाए पूरा टाइम आप पर स्पेंड करने की कोशिश करनी चाहिए और आपके बेहतरीन के लिए हर दिन हर पल कुछ न कुछ ऐसा सोचते रहते हैं कि आपको कुछ नया मिले आगे इसमें। आप लोगों से जब रिजल्ट हमें मिलता है इस तरह का कि हम बच्चों को सम्मानित कर पाए तो बड़ा अच्छा लगता है सबको। और सबसे बड़ी खुशी है और सबसे बड़ी हमारे लिए कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा हमारा सम्मान हो जाता है। तो आप लोग सभी लोग इस चीज़ को भी देखें। आज जो बच्चे सम्मानित हो रहे हैं हमारे यहाँ, अब इस बार जो 10th और 12th में पढ़ेंगे वो लोग उनसे कुछ सीखें और वो भी इससे थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करें कि भैया हमें इस रिजल्ट को और आगे ले जाना है, ये रिजल्ट हमारा और बेस्ट कैसे किया जा सकता है। तो इस ओर आप लोग सभी ध्यान दे सकते हैं, है ना। और बाकी आप सभी लोग ने जो मेहनत की है, आप सब लोगों के लिए आप बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इससे आगे आपको थोड़ा सा काम हमारा राधेश्याम आगे संबोधित करेगा और इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बताएगा। और यह स्थिति अपनी कोचिंग से नहीं सभी कोचिंगों से है, विशेषकर 10th क्लास में। 10th क्लास का जो रिजल्ट है इस बार सब जगह से गिरा है। यहां तक कि मध्य प्रदेश बोर्ड का भी जो रिजल्ट है पिछली 6 सालों में सबसे बुरा रिजल्ट इस वर्ष रहा है। तो इस पर हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है
और हर टीचर को सोचना चाहिए कि इसमें कमी कहाँ रही है। इसमें 2-3 पेपर, विशेषकर एसएस, दूसरा इंग्लिश, तीसरा साइंस, जो भी स्कोर कम हुआ इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में हुआ है। इसका मतलब ये बच्चा उस सब्जेक्ट को गहराई से नहीं पढ़ पा रहा है। एसएस में जो पेपर बना इस बार आपने देखा है, जिन बच्चों ने 10th क्लास दिया है उसमें पेपर में ज्यादातर चीजें बनाने वाली आ रही हैं। वे चाहते हैं जो आगे आने वाला बच्चा हो जब इन पेपर्स को दे तो भविष्य में जो पेपर आए, जैसे कि कोई आईएएस की तैयारी करे, आईपीएस की तैयारी करे, बड़े बड़े लेवल पर जितनी भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं, और उसमें जब वो मेंस लिखे तो उसे उन चीजों के बारे में पता हो। उसे देखते हुए एसएस का क्राइटेरिया बदल दिया गया है और पूरी तरीके से उसे चेंज कर दिया है। ज्यादातर क्वेश्चन वैसे नहीं मिलेंगे जैसे डायरेक्ट बुक में दिए गए हैं। उन क्वेश्चनों को थोड़ा सा बना के दे रहे हैं वो लोग। अब बच्चे को भी उस अप्रोच से पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं बच्चा आए, रट ले, क्वेश्चन चले जाए लेकिन ही उतने ही सारे और पास हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, विशेषकर 10th क्लास वाले बच्चे। अगर ये बच्चे आगे चल के नहीं आर्ट्स के फील्ड में आना चाहते हैं तो आप लोग उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हर एक पेपर, हर एक सब्जेक्ट कुछ अपने आप में महत्व रखता है। अगर आपने उस पेपर को तरीके से नहीं पढ़ा है तो आपका जो पेपर तरीके से तैयार नहीं है तो एग्जाम में कभी भी आप लोग उस पेपर को क्रैक नहीं कर पाओगे, या यहाँ कर भी लो क्योंकि अपना क्षेत्र थोड़ा सा एक चीज में आगे रहा है, उसे वो भी अगर देख लिया जाए तो यहाँ पास तो हो जाएगा लेकिन भविष्य में बड़े एग्जाम्स कभी क्रैक नहीं होंगे, उन पेपर्स में बच्चा रखा रह जाएगा। और इस सोच को बदलने के लिए ही लगातार आइडियल स्टडी पॉइंट हर सब्जेक्ट का एनालिसिस कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं हर पेपर को और भी अच्छी तरीके से बच्चों को दिया जाए। रटने की बजाय उसे समझाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोशिश हमारी है कि आगे चल के नहीं, अगर जो कॉन्सेप्ट बच्चे को कठिन लगते हैं तो उसे हम लोग इस एलईडी की मदद से समझा सकें, विशेषकर बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी का अपने पास विशेषज्ञ नहीं है। तो विशेषकर अगर कोई टीचर जो कि बायोलॉजी से आगे कोई डिग्री वगैरह किया है तो उसके लेवल का अगर हम पढ़ा रहे हैं तो बेहतर है, और उसके लिए हम लोगों ने इस एलईडी को यूज किया है, जिसे हम लोगों ने स्मार्ट क्लास नाम दिया है। स्मार्ट क्लास बामोर में चालू होने वाली पहली कोचिंग अपनी है और इस ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि आगे भी हम स्मार्ट बोर्ड बामोर में लेकर आए। कोशिश जारी है और विशेषकर अच्छी से अच्छी सुविधा देने की हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे। अब विशेष उन बच्चों के लिए जो 12th पास आउट हैं और बायोलॉजी स्ट्रीम से रहे हैं या बायोलॉजी उन्होंने ली थी, उन्होंने इस बार देखा कि बायोलॉजी का पेपर भी अन्य सालों की अपेक्षा थोड़ा कठिन रहा। और फिर दूसरी बात, जो ओटी नहीं मिली तो उस पेपर में जिन्होंने वास्तविकता में मैथ के साथ में बायोलॉजी को एडिशन में ले लिया वो बच्चे धरे के धरे रह गए। ऐसे बच्चे जिन्होंने मैथ तो पढ़ा बढ़िया तरीके से और उसमें अच्छी स्कोर भी कर लिया, जब बायोलॉजी की हमने थ्योरी देखी तो उसमें किसी के 7 नंबर, किसी के 15 नंबर, किसी के 4 नंबर, किसी के 9 नंबर। ऐसे नंबरों से वो मार्कशीट हमेशा हमेशा के लिए खराब है। जब कहीं आप किसी इंटरव्यू में जाओगे, जब मार्कशीट वो तुम्हारी देखेगा तो समझ जाएगा कि आपने बेगर फालतू में अपने आपको बचाने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए भविष्य में उस बायोलॉजी का एडिशन का चुनाव कर लिया था और आपने उसकी तैयारी की नहीं थी, बस केवल और केवल कंपटीशन बढ़ाना था उस क्षेत्र में, इसलिए हमने वो ले लिया। तो कोशिश ये करें आप जिस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं उस क्षेत्र को ही चुनें और उसी क्षेत्र से आप अपना नाम रोशन करें। आगे अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने समय निकाल दिया है, अभी भी समय काफी है। जो 12th क्लास पास आउट बच्चे हैं कोशिश करें अपना एक एम रखें। ज्यादा उद्देश्य होंगे, ज्यादा आपके एम होंगे तो फंसोगे बहुत ज्यादा। कोशिश करें एक उद्देश्य के लिए पढ़ाई करें। और यहाँ अगर हमारी कोई मदद की जरूरत पड़े आपको तो हम लोग लगातार यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे और मैं अपनी पूरी क्लासेस में आपको देता रहता हूँ कि मेरा एक हेल्पलाइन नंबर है, उसे हमेशा याद रखिए 9617052240 9617752240। अगर कहीं भी किसी भी स्टेज पर आपको मेरी जरूरत पड़े, हमारे स्टाफ की जरूरत पड़े, रायन सर की जरूरत पड़े तो आप लोग बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका और हमारा केवल यही कनेक्शन नहीं है कि हमने आपको पढ़ा दिया और आप पढ़ के चले गए। इस कनेक्शन को यहीं तक मत समझिए। टीचर
सालों सालों याद रखे जा सकते हैं अगर वो टीचर को अपना समझे तो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस हमने 6,000 रुपये फीस दे दी और हमने अपना सिलेबस ले लिया, सिलेबस करने के बाद हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, जबकि डिसीजन गलत भी हो सकते हैं क्योंकि बच्चा इतना समझदार नहीं है। वो अपने रिश्तेदारों से भी संपर्क करता है, अगर रिश्तेदारों को भी उस चीज की जानकारी नहीं है तो बच्चा अपने तरीके से अपना सब्जेक्ट का चुनाव कर लेता है। कई बच्चों ने मुझे कांटेक्ट भी किया। हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले एक प्रोग्राम और रखा था जो कि बामोर में पहला प्रोग्राम था, कैरियर काउंसलिंग। उसमें ज्यादातर बच्चों ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया, उसका कारण पता नहीं सर, क्या समझाएंगे। और बामोर के लिए पहली बार नया था और सारे बच्चे उसमें, ऐसा नहीं था बामोर से सब बच्चे उसमें बुलाए गए थे कि कहीं से भी कोई भी बच्चा कैसा भी हो, हमसे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, हर तरीके की उसे कैरियर काउंसलिंग की सलाह दी गई थी। उसमें 7-8 बच्चे आ पाए। ऐसा लगा कि ये कार्यक्रम आगे नहीं करना चाहिए, लेकिन बोलते हैं ना शुरुआत धीमी ही होती है। इस कार्यक्रम को भी हम हर बार चलाएंगे। जो बच्चे अभी समझ नहीं पा रहे हैं इन चीजों को, वो एक दिन जरूर समझेंगे कि ये चीजें जरूरी है। टीचर रो रहे पे फ्री नहीं है, हम लोग भी क्लासेस में बिजी रहते हैं, डेली 6 से 12 तक बिजी हैं। तो कोशिश ये है कि बच्चा इन चीजों से समझे। हमने हर स्ट्रीम को समझाया था उस दिन, उसकी वजह यही थी कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, अदरवाइज हम उसे यूट्यूब पर पब्लिश कर देते हैं। आगे ये भी चीजें देखी जा रही है कि बच्चा ज्यादातर मोबाइल में बिजी है, तो मोबाइल में ज्यादातर चीजें देख लेता है, यूट्यूब पर सर्च करता है कि 12th के बाद क्या करें। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने उसे अपने इंटरेस्ट के बिना उस फील्ड को चुन लिया हो और उसमें ऐसे फंसोगे कि फिर वहां से तुम लौट भी नहीं पाओगे। लौटोगे तब भी तुम्हें आधी दूरी तय करनी पड़ेगी लौटने के लिए, फिर उसके बाद वापस फिर तुम उस दोबारा से काम को शुरू करोगे, फिर तुम उसमें चलोगे, मान लो वहां से भी रास्ता गलत लगा, फिर वापस लौटोगे। तो इसमें फंसते चले जाते हैं बच्चे और कहीं ना कहीं कैरियर को समाप्त कर लेते हैं। विशेषकर 12th के बच्चे अपनी स्कूलिंग तो कर चुके हैं लगभग, अब कॉलेज का जो कोर्स है उसे सोच समझ के सिलेक्ट करें। अगर अभी मन बिठा लिया हो तो अच्छी बात है। बायोलॉजी वालों पे ज्यादा ऑप्शन होते नहीं है, ये तुम्हें पता ही है। और मैथ वाले बच्चे अगर किसी में जाना चाह रहे हैं तो अच्छे से कोशिश करें। आज आप लोगों को पता होगा मदर्स डे भी है, तो आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपनी माँ को याद करते हुए ये प्रण लीजिए कि हम कभी भी जिंदगी में कभी भी किसी पोजीशन पर पहुंच जाए, माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं आने दें। मेरी मम्मी करीबन 8 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती थी और आज कल परसों ही वो वापस लौट के आई। बहुत दिक्कत में गुजरा है हमारा समय। और कल परसों जब वापस लौट के आई तो मुझे लगा कि इस प्रोग्राम को जल्दी ही कर लेना चाहिए क्योंकि उनका पीलिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 22 जो पॉइंट होता है सीरम ब्लूम कहते हैं उसे, तो वो 22 पे पहुंच गया है। तो डॉक्टर ने भी थोड़ी सी कही है कि आप धैर्य रख सकते हैं और हो सके तो आप घर पे आराम कराइए और जब तक अगर सही हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर उसे और कहीं डॉक्टर पर दिल्ली, आगरा यहाँ दिखा सकते हैं, बम्बई दिखा सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें भी लगा कि अगर जरूरत पड़ी हमें जाने की वहां, तो इस कार्यक्रम को फिर ऐसा नहीं समझे बच्चे ज्यादा डिले हो गया। जितना भी किया गया शॉर्ट में कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को जिस समय लीजिए। परसों ही मैंने जब मम्मी घर पे आ गई तभी मैंने डिसीजन लिया और तुरंत शाम को मैंने सर से कहा सर इस कार्यक्रम को जल्दी से फिनिश किया जाए, कभी भी कोई जरूरत पड़ी तो मुझे जाना पड़ेगा। तो ये मेरा ही प्लान था और सर ने तुरंत ही कहा कि तुरंत ही बच्चों को कांटेक्ट किया जाए। तो माँ बाप का साया सभी का बना रहे ऐसा मैं मानता हूँ। और जब तक वो हैं तब तक बोलते हैं ना, ये तो सच है कि भगवान है ना, लेकिन माँ बाप जो है ना उससे ही बड़े होते हैं। तो आप लोग अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें और उन्हें अच्छे से अच्छे कोशिश करें आप कुछ अच्छे से बन जाएं। और भविष्य में जब ऐसा लगे कि हम कुछ बन गए हैं तो उन्हें उस चीज का आदर जरूर दें जिसके लिए उन्होंने आज तुम्हें पाल के नहीं इतना बड़ा कर दिया है। अगर कोई बच्चा उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता है जिंदगी में कुछ नहीं बन सकता। जी मैं तुम्हें कह रहा हूं, उनकी बद्दुआ अगर तुमने ले ली, समझ लीजिए आप कितने भी आंसू बहा लेना, किसी भी मंदिर में चले जाना, किसी के ही पैर पड़ जाना, आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। ये संसार में सबसे बड़ा अगर मैं कहूं देवी देवता हैं या सबसे बड़े अगर आपके इष्ट देव हैं तो वही है। तो उनसे बढ़कर किसी को मत मानिए।
अगर जरूरत पड़ रही है कि मंदिर जाने से पहले हमें किसी को जरूरत पड़ रही है तो उनके पास रहिए, बस यही आपके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है, वही सबसे बड़े आपके लिए मोटिवेशन है। उन्हीं को देख के नहीं, कुछ बन के दिखाइए और सब बन सकते हैं। कहा जाता है, मैंने कई बार तुम्हारे जो नोट्स हैं उसको पहले भी लिख के दिया है, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, है ना। टुडे इज माई डे, आज मेरा दिन है, ईश्वर सदैव मेरे साथ है, गॉड इज ऑलवेज विद मी। तो ये सब चीजें आपके पास पूरी क्लासेस में बताई गई है, आई एम विनर। तो आप लोग एक बार कोशिश करके तो देखिए, सारा जहां आपका स्वागत कर रहा है, यहां से आप लोग अपने कैरियर के लिए उड़ान भरो और पूरा संसार आपका स्वागत करेगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने भाषण को यहीं पे विराम देता हूं। मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा चीजें बोल दी, तो कोई दिक्कत नहीं है, काफी है। स्मार्ट क्लास लाने का, जिसके देखते हुए हमने इस बार स्मार्ट बोर्ड तो यूज नहीं किया, लेकिन एलईडी के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि जो टिपिकल टॉपिक्स रहते हैं उनको हम 3D में समझा सकें। एक स्मार्ट क्लास का उद्देश्य होता है कि बच्चे को हर वह टॉपिक जो कठिन लगता है इस तरीके से समझाया जाए कि उसे सरल लगे। तो वही हम इस बार कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोचिंग संस्थान हर बार ये कोशिश करती है हर साल कि कुछ नया किया जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली बार जो नोट्स का प्रचलन है वो भी अपने यहां से स्टार्ट हुआ। पहले हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाते थे, अब वही नोट्स आपको टाइप करके दिए जाते हैं। पहली बार विद्यार्थी प्रोत्साहन समारोह अपनी कोचिंग से स्टार्ट हुआ। हम हर चीज को बड़े स्तर पर इसलिए ले जाना चाहते हैं ताकि हमसे जुड़ा हुआ प्रत्येक परिवार, मैंने परिवार शब्द यूज किया है क्योंकि हम आइडियल स्टडी पॉइंट को एक परिवार मानते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमसे जुड़ा हुआ प्रत्येक परिवार ज्यादा नहीं तो इतना आगे बढ़े कि बाकी बामों से कुछ अलग मिले। खैर, हम इस प्रोग्राम की दिशा को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, और सबसे पहले मैं क्लास 12th से स्टार्ट करूंगा, जिस कार्य के लिए हम यहां आए हैं। और कुछ लोगों को जिसकी बेसब्री से इंतजार है कि किसको क्या प्राइज मिलने वाली है, तो उसकी ओर बढ़ते हैं। बाकी बातें तो आपसे क्लास में भी काफी सारी की गई हैं, कुछ अच्छी भी रही, कुछ खराब भी रही, सब तरह की बातें होती हैं और साल भर चलती ही रही हैं, तो बातें तो आगे भी चलती रहेंगी। और एक बात और भी कह दी आप लोगों से, अभी राधे भैया ने बोला था कि आपको जीवन के जिस मोड़ पर भी आइडियल स्टडी पॉइंट की जरूरत पड़ी वहां आप हमें याद कर सकते हैं। हो सकता है किसी किसी के लिए यह बात महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन मुझे पता है ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स के बाद में भी कॉल आए हैं, इसीलिए मुझे पता है। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं क्लास 12th से। 12th से सही रहेंगे बड़े, वो तो फिर उसमें भी दिक्कत आएगी ना, वो तो वैसे भी एब्सेंट ही रहे। 12th से स्टार्ट करते हैं। 12th में सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने बच्चों का सिलेक्शन किया है, और आप सभी जानते हैं 12th में सब्जेक्ट वाइज ही किया जाता है, परसेंट का इसमें रोल नहीं रहता, क्योंकि बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टीचर्स पर पढ़ते हैं। लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे कि अपने यहां से एक साझी यानी कि एक कंप्लीट परसेंट बनवाएं, क्योंकि इस बार आइडियल स्टडी पॉइंट पर सारे सब्जेक्ट हैं। अगर कोई बच्चा मैथ पढ़ता है तो उसके लिए सारे सब्जेक्ट हैं। तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छी परसेंट कुछ बच्चों की बने और हम एक साझी परसेंट दे सकें। लेकिन क्योंकि पिछले साल ऐसा नहीं था, तो हमने सब्जेक्ट वाइज कुछ बच्चों का सिलेक्शन किया है जिनके हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं उनका। तो सबसे पहले 12th क्लास में जिस स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कोचिंग से टॉप किया है, इवन बामोर से भी टॉप किया है। कुछ स्टूडेंट में उनमें से पहले नंबर पर है अंकित प्रजापति। अंकित प्रजापति के लिए एक बार जोरदार तालियां। इनके मैथ में जो मार्क्स रहे हैं वो है 94, केमिस्ट्री में 93 और
फिजिक्स में 94। ओवरऑल जो परसेंट रही है वो रही है 90.6%। पहली जो ट्रॉफी है अंकित प्रजापति को फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए दी जा रही है। मैं देख सर इधर इधर सर मैं लिस्ट कैसे दे दूंगा, किसी और का ले लो। इस फोटो को भेज दो। इसके बाद मैं क्लास 12 से बुलाना चाहूंगा दलवीर राठौर को। एक बार जोरदार तालियां दलवीर राठौर के लिए। इस बच्चे ने अपनी कोचिंग से केमिस्ट्री का जो हाईएस्ट मार्क्स है वो प्राप्त किया है। 97 मार्क्स है इसके और 98 सॉरी हाँ 98 है, थोड़ी गड़बड़ हो गई है, आशीष के बता दिए मैंने, ठीक है 98 है। ओवरऑल पूरी बामोर में केमिस्ट्री से टॉप किया है। तो एक बार जोरदार तालियां फिर से। इस ट्रॉफी को देने के लिए मैं राधे सर को बुलाना चाहूंगा कि वो इस ट्रॉफी को दें। इसको सीधा कर लो। इनके जो पुरस्कार हैं हमने पहले अनाउंस नहीं किए थे, तो मैं एक बार बता देता हूं कि इनको इन लिफाफों में क्या दिया जा रहा है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे खाली तो नहीं है ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई अनाउंसमेंट नहीं थी। इसी वजह से हमने 12th क्लास में जो भी हमारे टॉपर रहे हैं उन सभी के लिए 251 का पुरस्कार और साथ में कुछ ट्रॉफियां हैं जो 3 हमारे टॉपर हैं उनके लिए। एक्चुअल में हमने सब्जेक्ट वाइज टॉपरों का सिलेक्शन किया है। तो इस तरह से हमारी 4 ट्रॉफियां रही 12th क्लास से, क्योंकि केमिस्ट्री में 2 बच्चों के सेम मार्क्स हैं, इसीलिए हमारी तरफ से 4 बच्चों के लिए ट्रॉफी है 12th क्लास में और 251 का नगद पुरस्कार है। चलिए इसके बाद केमिस्ट्री को टॉप करने वाले एक और स्टूडेंट को मैं बुलाना चाहूंगा। नाम है आशीष राठौर। नहीं है? अरे इतना लेट, चलो इस क्लिप को कटवा के बीच में डलवा देंगे, वीडियो चल रही है ना, थोड़ा अच्छा नहीं लगे, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद मैं फिर से बुलाना चाहूंगा अंकित प्रजापति को, क्योंकि इन्होंने मैथ और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट में टॉप किया है। तो एक बार जोरदार तालियां। मैथ्स के लिए फर्स्ट रैंक अपनी कोचिंग से अंकित प्रजापति की है और फिजिक्स के लिए भी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की। मैं मानता हूं कि उन्होंने अपनी मेहनत में 100% दिया। हालांकि वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी जीवन की जो यात्रा है वो रुक गई है। इसके आगे उनका कोई करियर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप सभी ने 12th फेल मूवी देखी होगी, जहां तक ये बहुत ज्यादा चल रही है ना, सभी ने देखी होगी। एक ऐसा विद्यार्थी जो 12th में फेल हो गया, वो भी इतना बड़ा पद ले सकता है, तो ये तो कुछ भी नहीं। इसके अलावा हम अपने विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इसीलिए इस लिस्ट में बहुत सारे बच्चे हैं जिनका उत्साहवर्धन बहुत जरूरी है, जिनके लिए हम लोगों ने कुछ मेडल रखे हैं। तो जल्दी से मैं उनके भी नाम बोलता जाता हूं
और उन्हें भी इस सम्मान को देते हैं। क्लास 12th से ही सबको बुला लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए, इसके बाद कुछ मेडल्स हैं कुछ बच्चों के लिए। तो अगला नाम मैं लेना चाहूंगा रोहित राजपूत। मैथ में जो मार्क्स रहे हैं वो रहे हैं 87, फिजिक्स में 86, केमिस्ट्री में 84। इस मेडल को देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, यहां पर हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं उनको, ताकि बच्चे का उत्साहवर्धन हो। एक बार जोरदार तालियां। सर, कैसे हाँ लीजिए। संत निवास गुर्जर नहीं है, चलो कोई बात। अमन चंदनावत, मैथ में 79, फिजिक्स में 82, केमिस्ट्री में 85। बहुत बढ़िया रिजल्ट है। मैं इन मेडल्स को जल्दी जल्दी इसलिए दिलवा रहा हूं क्योंकि लिस्ट लंबी है। अगर मैं बहुत आराम से बोलते हुए कुछ यहां पर बुलवाते हुए अगर मैं बोलता हूं तो हमें शाम हो जाएगी, इतनी बड़ी लिस्ट है। ये पूरा पेज केवल 12th क्लास का है, इसमें 10th का एक भी नहीं है। इसीलिए मैंने इस बार किसी से कुछ बुलवाया नहीं। लास्ट में हम थोड़ा जो अपने यहां से टॉप रहे हैं उन बच्चों की कुछ राय लेंगे, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि ये लिस्ट खत्म हो जाए ताकि हमारे समय की बचत हो जाए और हमें समय का पता चल जाए। चलिए, अगला नाम है अभिषेक कुशवाहा। एक बार जोरदार तालियां अभिषेक कुशवाहा के लिए। मैथ में 71, फिजिक्स में 92 और केमिस्ट्री में 90। सर आप भी खड़े हो जाए तो मैं थोड़ा एक आध फोटो हो जाता। अगला नाम है सौरभ कुशवाहा। फिजिक्स में 86 और केमिस्ट्री में 89। आया नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगला नाम है अभिनय गुर्जर। एक बार जोरदार तालियां अभिनय के लिए। फिजिक्स में 84, केमिस्ट्री में 92। ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कोटा से तैयारी कर रहे हैं अपने यहाँ लास्ट में आए थे। इनका और भी अच्छा रिजल्ट हो सकता था लेकिन कम समय की वजह से। अच्छा मैं दे दूं, चलो आप ही दे दो, मैं किसी और को। कुछ बच्चे ऐसे भी थे अभिनय की तरह जो कोटा तैयारी करने के लिए गए अपनी नीट IIT वगैरह की। ये लोग बिल्कुल लास्ट में आए थे। अगर ये शुरुआत से अपने यहां पढ़ते तो हो सकता है एक बेहतरीन रिजल्ट, ये इससे भी अच्छा रिजल्ट बना सकते थे। ये रिजल्ट खराब नहीं है इनका, लेकिन इससे और बेहतरीन बना सकते थे। चलिए, अगला नाम है गिरिराज मावई। एक बार जोरदार तालियां गिरिराज के लिए। मैथ में 81, फिजिक्स में 89।
अगला नाम है दिव्यांश सिंह। दिव्यांश के लिए जोरदार तालियां। फिजिक्स में 87, केमिस्ट्री में 83। ज्यादातर बच्चे अपने आज जो सब्जेक्ट पढ़े केवल वही सब्जेक्ट के नाम बताए मैं आप लोगों को। अगला नाम है अजय इकलेश्वर। नहीं है? अगला नाम है महरून निशा। वो भी नहीं है। संजना। संजना के लिए जोरदार तालियां। फिजिक्स में 81, केमिस्ट्री में 75 और मैथ्स में 70। अगला नाम है अंशु शर्मा। एक बार जोरदार तालियां। फिजिक्स में 78, केमिस्ट्री में 80। अभी कुछ लोग तालियों में कंजूसी कर रहे हैं। जो लोग इस बार तैयारी कर रहे हैं जम के बजा लो, क्योंकि हो सकता है अगली बार तुम्हारे लिए इस तरह से ही तालियां बजे। जगह चलेगी? अच्छा अच्छा, चलिए अगला नाम है हरिओम गुर्जर। फिजिक्स में 76 और केमिस्ट्री में 89। मयंक प्रजापति नहीं है। अंशुल खरे। अभी कुछ सोच लेंगे, जो अभी प्रेजेंट हैं केवल उनको देते चलते हैं। शुभम किरार। फिजिक्स में 89। इसके बाद विवेक शाक्य। विवेक शाक्य नहीं आया। पंकज कुशवाहा, ये भी नहीं आया। अंकेश नावरिया। अजीत मावई। एक बार जोरदार तालियां अजीत मावई के लिए। फिजिक्स में 84। भाई फोटो वगैरह प्रॉपर लेते रहना, थोड़ी यादें बनी रहती। तुम ही लोग यहाँ पर कैमरामैन हो, तुम ही यहाँ पर सब कुछ करने वाले हो। देखो इस कोचिंग का माहौल आप सभी को पता है, कोई भी प्रोग्राम हो लगभग ये कहा जाता है आपसे हर प्रोग्राम के लिए कि आप ही करने वाले हो इस प्रोग्राम को, तो आपका खुद का प्रोग्राम है, ठीक है। अगला नाम है वंशिका गुप्ता। फिजिक्स में 81। चलो लगभग 12 की लिस्ट में थोड़े से नाम और बचे हैं। अगला नाम है प्रशांत सिंह। मैथ में 80। अगला नाम है अमित गोस्वामी। फिजिक्स में 85 मार्क्स।
और 12th क्लास में जो लास्ट नाम बचा है श्याम गुर्जर, केमिस्ट्री में 84 मार्क्स। श्याम नहीं आया। ये कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने क्लास 12th में बहुत मेहनत की और उस मेहनत के बल पर कुछ अच्छा रिजल्ट बनाया है। आइडियल स्टडी पॉइंट इस बात की कामना करता है कि ये बच्चे आगे अपने करियर के फील्ड में भी कुछ अच्छा मुकाम हासिल करें, कुछ अच्छा पद प्राप्त करें और आगे इसी तरह से बढ़ते रहें। हमारी कोशिश रहती है कि हम बच्चों को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा प्रोत्साहित तो करें ही करें। अब इसके बाद 10th क्लास का रिजल्ट है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो कुछ 12th क्लास में हमारे टॉपर्स रहे उनकी कुछ राय ली जाए। हो सकता है इसमें बैठे हुए क्लास 10th के कुछ स्टूडेंट्स उनसे कुछ प्रश्न करना चाहें, या फिर हम उनके बारे में यह भी जानना चाहेंगे कि उन्हें आइडियल स्टडी पॉइंट पर जो एक्सपीरियंस मिला, जो उन्हें पढ़ने का तरीका मिला, वो किस हद तक सही मिला, किस हद तक वो चीजें उन्हें अच्छी लगी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बुलाएंगे अंकित प्रजापति को। क्लैप फॉर हिम। बता दो जितना है उतना बोलिए। क्या बोलूं? इन सभी को केवल इतना बताना है कि कोचिंग पर तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा है, किस तरह से तुमने पढ़ाई की, और तुम अगर इनको कुछ सजेशन देना चाहते हो तो वो भी बता सकते हो। जितना तुम्हें आया उतना। नर्वस, देखिए जब हम एक स्टेज से बोलते हैं तो हर कोई नर्वस होता है, और इसी कमी को पूरा मैं इस बार 10th में कर रहा हूं। इस बार मैं कुछ ऐसा इंप्लीमेंट कर रहा हूं जिससे कि गेम के रूप में इन चीजों को समाप्त किया जा सके। अभी कुछ क्लास 10th के इसमें बैठे, कल सैटरडे था। सैटरडे को मैं सोच रहा हूं कि हर बार कुछ एक नया गेम रखे। तो इस बार का गेम यही था कि स्टेज पर आकर उन्हें एक टॉपिक को समझाना था, क्योंकि जिस तरह से अभी अंकित बोल रहा है कि मैं क्या बोलूं, वैसे ही समस्या उनके सामने थी। लेकिन एक दो बार जब हम आ जाते हैं, बोलते हैं, उसके बाद वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो इन्हीं चीजों को हम ध्यान दे रहे हैं। कोई बात नहीं अंकित, जितना तुम्हें बोलना है आराम से बोलो, सब अपने ही, बाहर से कोई, ठीक है। मैंने इतना अच्छा स्कोर किया था ना, उसका श्रेय राधेव सर और राजन सर को जाता है। जैसे मैंने स्कोर किया ना, जो मैंने घर पर पढ़ाई की थी, 2-3 घंटे पढ़ता था वैसे रात को, तो दिन में यहाँ पर पढ़ता था, कुछ रुक के भी पढ़ता था यहाँ पर, और कम कोई बात नहीं। देखो फर्स्ट बार में इतनी हेजिटेशन होती ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दलवीर को बुलाते हैं। दलवीर बहुत बढ़िया से बताता है सब कुछ, कैसे आप प्रश्न भी कर सकते हैं। जल्दी से क्लास हो रहे। सबसे पहले यही बताओ कि क्या एक्सपीरियंस रहा आइडियल स्टडी पॉइंट पर। केमिस्ट्री में तुमने पूरी बामोर से टॉप किया है, तो उसके बारे में बताओ, क्योंकि केमिस्ट्री एक तरह से सब लोग यही मानते हैं कठिन है, सबका यही मानना है केमिस्ट्री कठिन है, लगभग सभी का यही मानना है। तो ऐसे सब्जेक्ट में तुम्हारे 98 नंबर कम नहीं होते, बहुत है ये। तो इसीलिए केमिस्ट्री के बारे में बताओ कि केमिस्ट्री के लिए ऐसा क्या किया कि तुम्हारे 98 नंबर आए, और बाकी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसे पढ़ाई होती है, क्या होता है, इसके बारे में सबको बता। हंसी आ रही है क्या? कोई बात नहीं, हंसी आती है।
बातें ना करें और सुने। कितना पढ़ा? तुम डेली कितना पढ़ते थे? केमिस्ट्री के लिए चलो मैं कुछ प्रश्न करता हूँ तुमसे। केमिस्ट्री के लिए लगभग कितने घंटे तक तुमने पढ़ाई की है जिसके बेस पर तुम्हारे 98 मार्क्स आए? सेल्फ स्टडी मैंने 2 घंटे की थी घर पे, और जैसे कि भैया कोई भी काम दिया करते थे मैं उनको मतलब फॉलो करता था, और मैं अभी भूल ही नहीं पा रहा हूँ। जैसा कि तुमने अभी कहा भैया जो भी काम देते थे केवल उसको करना और 2 घंटे सेल्फ स्टडी। उसके साथ ही तुम्हारे और भी सब्जेक्ट रहे, उनको भी मैनेज करना होता है क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं होता 12th में, बहुत सारे सब्जेक्ट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उसमें तुमने मैनेज कैसे किया? क्योंकि तुम्हारे लगभग सभी सब्जेक्ट में एक जैसे मार्क्स है, इतने ज्यादा डाउन नहीं है कि केवल एक सब्जेक्ट यानी केमिस्ट्री में हाईएस्ट हो और बाकी सब्जेक्ट डाउन हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे मार्क्स हैं। तो सबको कैसे तुमने किया? क्योंकि 2 घंटे सेल्फ स्टडी तो बोल रही हो तुम, नहीं ओनली मतलब एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री के लिए 2 घंटे अलग से। तो यही बताना है कि बाकी सब्जेक्टों को कैसे किया? 3 मेरे मार्क्स कम रहे, और ये अमूमन सबके साथ होता है 12th क्लास में। हम हिंदी इंग्लिश की कोचिंग नहीं लगाते, जिसकी वजह से लास्ट तक हम हिंदी इंग्लिश करते नहीं। ये सही बात है बिल्कुल, इसी वजह से मार्क्स कम हो जाते हैं, जबकि सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट यही होते हैं, हिंदी इंग्लिश। तो इस पर भी दलवीर ने बताया कि कहीं ना कहीं वहां मेरे मार्क्स इसलिए कम रहे क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं लगाई और ना ही सेल्फ कर पाया। तो कहीं ना कहीं इसका भी ध्यान रखना है आप सभी को, जो भी 12th क्लास वाले इस वीडियो को देखें या जो 10th वाले 12th में आएंगे, कि हिंदी इंग्लिश की या तो सेल्फ के लिए टाइम टेबल बनाओ या फिर हिंदी इंग्लिश के लिए अलग से कोचिंग कर ही लो, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको एक अच्छी परसेंट चाहिए। चलो बहुत बढ़िया बताया दलवीर ने कि किस तरह से उसने सारे सब्जेक्ट हैंडल किए। क्लैप फॉर हिम। इसके बाद हम बुलाते हैं आशीष राठौर को। आया नहीं है ना? आशीष आया नहीं है ना? हो सकता है आपके कुछ प्रश्न बचे हों, कोई बात नहीं है, उन प्रश्नों को आप हमसे कर सकते हैं, यहां पर आकर बोलना। मैडम वाले में से बोलना चाहे ऐसा कुछ देखिए। हाँ, यहाँ पर कुछ प्रश्न हो सकता है आप लोगों के बच्चे हों, और आप लोग हमसे तो कर ही सकते हैं, अभी 10th वालों को भी बुलाएंगे, उनसे भी कर सकते हैं। और बाकी अभी जिनको भी मेडल मिला है वो भी उतने ही सम्मान के हकदार हैं जितने हमारे टॉपर्स। तो अगर उनमें से भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो स्वेच्छा से यहां पर आकर बोलना चाहे कुछ भी, वो आ सकता है। कोई भी 12th क्लास से, कोई भी किसी भी तरह की, सर के बारे में भी बोल सकते हैं, ओवरऑल कोचिंग के बारे में भी बोल सकते हैं, अपने पर्सनल पढ़ाई के एक्सपीरियंस के बारे में भी बोल सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है काफी डिस्कशन हो गया है आप लोगों का, बहुत बढ़िया। क्लैप फॉर विज्ञान के लिए। बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से आना, स्वेच्छा से आना बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, ये जो सर है हमारे, ये हमारे घर की तरह। आप इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको बिना बेझिझक आपको बताएंगे। बस आप अपनी पढ़ाई और उस पर अपनी मंजिल पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक मंजिल प्राप्त नहीं होगी तब तक कुछ प्राप्त नहीं होगा आपको। अब अभी इंसान क्या करता है, कभी भी अपने पैसों के पीछे भागता है। कभी भी पैसों के पीछे मत भागना भाई, अभी भी पैसों के पीछे नहीं भागना, हमेशा मंजिल पर ध्यान देना। अगर मंजिल हासिल होगी तो वो पैसा तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा हमेशा की तरह। ये सर हमारे मैं तो उतना पढ़ने में होशियार नहीं था भाई, क्योंकि मैं उतना भी पढ़ाई नहीं करता था, ना हिंदी इंग्लिश की ना मैं ज्यादा पढ़ता नहीं था। मैं सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ के अपना काम पूरा कर लेता था। लेकिन जब बीच में भी मैं शादी में चला गया था अपनी, तब मेरा पूरा कोर्स रह चुका था। तब सर की एक बात मुझे याद आती थी कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बस
मैंने सर की उस बात को फॉलो किया है और आज मेरे 12th में 81% आए हैं। तो प्लीज भाई कभी भी हार मत मानना, हमेशा कोशिश करते रहना कि कभी भी तुम्हारी मंजिल तुम्हारी छूटेगी नहीं। बस एक बात याद रखना, हमेशा अपनी मंजिल पर ध्यान देना। अभिनय क्लैप फॉर इट। अभिनय के लिए जोरदार ताली। देखो यहाँ पर आके बोलना बहुत अच्छी बात है, इसको आप भी पेपर में जरूरी नहीं है कि सब चीजें याद हो। पहली बात तो मुझे याद नहीं चाहिए, याद नहीं होती थी, फ्री में लिखता था। तो आप यहाँ से ना पहले पढ़ के जाओ, पर छोड़े कुछ मत आओ। नंबर लाने तो लिखना जरूरी है। टीचर 4 नहीं तो 3 नंबर तो देगा ही। और मैं जाना पढ़ता नहीं था, मैं पहले बता रहा हूँ। मैं टॉप रहा हूँ 10th में पहले भी, और मुझे जाना कुछ नहीं आता था। पर मैं हमेशा एक ही चीज देखता था, मैं हमेशा लिखता था। कुछ भी वो लिख दो, थोड़ा बहुत पढ़ लो उसके बारे में, लिख दो आंसर। याद बहुत बच्चे होते हैं सब कुछ याद करके ले आते हैं, याद नहीं होता सबसे ना। पढ़ के जाओ, उसे लिख के आओ, छोड़ना मत, बस सीधी बात है। और जो बच्चे 12th में नए नए आए ना, वो 10th जैसे नहीं मत करना, स्लो स्लो लिखते रहना, तो पेपर ही छूट जाता है। मेरे नंबर कम क्यों हुए, मैंने पेपर छोड़ दिया। शुरुआत में आराम से लिख रहा था, एंड पे निबंध और ऐसे एप्लीकेशन सब छूट गए। 10th में क्या है, सिलेबस कम रहता है, 12th में जाना रहता है, तो आप स्पीड अपनी उसी हिसाब से रखना। और बढ़िया 10-20% जहाँ पे मायने नहीं रखती है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। और बाहर जब आप जाओगे ना, तो आपको दिल्ली टॉपर, आसाम टॉपर, राजस्थान टॉपर ऐसे बच्चे मिलेंगे। आप बस अपनी मोटिवेशन पर रहो, अपनी चीजें सीखो, हम किसी से कम नहीं है, सीधी बात है। परसेंट नंबर में वो तो आते रहते हो, उन्हें कोई नहीं बताता, पूछता भी नहीं। इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अपनी समझने में कोशिश दें, परसेंट कोई नहीं पूछ रहा है। जैसे कि अभी सबको अभिनय ने बताया कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बस अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि हमको बस पढ़ना है। पढ़ाई के साथ में सब कुछ करना भी जरूरी है, बट पढ़ाई को अपनी प्रायोरिटी पर रखो कि पढ़ाई पहले, उसके बाद सब। और लाइफ में सब करो, सबका एक्सपीरियंस जरूरी है, इसलिए लाइफ में सब करो, बट पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी पर होना चाहिए। मैंने अभिनय को सर देखा है, वो सब कुछ करता है, बट उसकी पढ़ाई है ना, वो हमेशा प्रायोरिटी पे रहती है। वो सब कुछ करेगा लेकिन पढ़ाई उसकी प्रायोरिटी पे रहेगी। बस मैंने अभिनय से बहुत कुछ सीखा है, ये मेरे साथ में रहा है कोटा में, तो मैंने बहुत कुछ इससे सीखा है। और सर ये पढ़ाई नहीं सर, सब कुछ ऐसा नहीं है कि सर पढ़ाई सब कुछ है। और दोस्त ऐसे बनाओ जो पढ़ाई में जो अपने जैसे हो और कुछ कर रहे हो। ऐसे नहीं बनाओ जो अपन को डिमोटिवेट करेंगे, आज चलो यहाँ पे चल रहे हैं, आज वहां पे चल रहे हैं। ऐसे दोस्तों से दूर रहो, क्योंकि दोस्त है ना वो बस 12वीं तक है, 10वीं तक है, उसके बाद कोई दोस्त कोई किसी के साथ नहीं रहता। 12वीं के बाद तो सबको अपनी अपनी जो है पढ़ाई वगैरह सब कुछ अपने ऊपर है। बड़ा 12वीं के बाद कोई दोस्त सर कोई साथ नहीं देता। बस दोस्ती बस मैंने देखी है और सभी सर देखते हैं, बस 12वीं तक है, उसके बाद तो कोई कहीं जाना है, सबको अपना अपना करना है। जैसा कि अभी बताया, 12th क्लास के ये वो बच्चे हैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसा अभी अभी बात चली कि दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको आगे लेकर जाए। एक बात याद रखना, कभी भी किसी को अगर परखना हो तो उसके घर की तरफ मत देखना कि उसके पिता कैसे हैं, मां कैसी हैं, उनके व्यवहार कैसे हैं। देखना हो तो दोस्तों को देख लेना, क्योंकि बच्चे हमेशा मां बाप से सब कुछ छुपा जाएंगे, लेकिन दोस्तों की जो आदतें होंगी वो उनमें जरूर होंगी। ये एकदम वो बात बता रहा हूं मैं तुम्हें जहां से इंसान को परखा जाता है। अगर कोई एक व्यक्ति गलत कर रहा है तो कभी मां बाप को पता नहीं चलने देगा,
माँ बाप कितने भी अच्छे बने रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनके जितने भी बेटे हैं बेटियां हैं वो उतने ही अच्छे होंगे, क्योंकि वो सभी के सभी किस पर निर्भर होते हैं, संगत पर। इसीलिए अपनी संगत अच्छी बनाओ। जैसे कि अभी बताया कि अभिनय से सीखा, अपने दोस्तों से ही तो सीखते हैं, हम अपने एक फ्रेंड सर्कल से ही तो सीखते हैं। फ्रेंड सर्कल जितना मजबूत होगा उतने मजबूत आप होंगे। इसीलिए यह भी बहुत जरूरी है कि आप अपनी संगत का विशेष ध्यान रखें। चलिए, इसके बाद हम थोड़ा 10th पर चलते हैं। समय भी बीतता जा रहा है और कुछ लोगों के मन में उत्सुकता है कि 10th का रिजल्ट क्या रहा और क्या उनके लिए प्राइज रखी गई है। चलिए, मैं लिस्ट निकाल लूं पहले। अपने यहां से आइडियल स्टडी पॉइंट से 10th क्लास का हाईएस्ट स्कोर रहा है 90%। जिसके 90% रहे हैं उसके लिए आइडियल स्टडी पॉइंट की ओर से, क्योंकि हमारी कुछ अनाउंसमेंट्स होती हैं 10th क्लास में, तो उसके अनुसार हम उनको प्राइज भी देते हैं। क्योंकि इस बच्ची का केवल 1 मार्क्स कम था 90% में, ये तो भाग्य की बात है। इसी वजह से कंप्लीट 90% नहीं बोल सकते हम इसको, केवल 1 मार्क्स कम है, लेकिन फिर भी हम उसे 90% में, इसमें हमने पुरस्कार नहीं दिया है। हमारी जो अनाउंसमेंट थी वो थी 1100 की, क्योंकि कंप्लीट नहीं है तो एक सांत्वना पुरस्कार के रूप में हमने तीनों अपने टॉपर्स के लिए कुछ ना कुछ पुरस्कार रखा है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा सानिया खान को। हाईएस्ट परसेंट ऑफ 10th क्लास 90%। इसके लिए पुरस्कार में है 501 रुपए और एक ट्रॉफी। जोरदार तालियां। मैथ में 99 मार्क्स है, 1 नंबर कम था, 100 हो सकते थे। और संस्कृत में 95 है, हिंदी में 90। अगर 100 होते तो पता है 1100 रुपए और भी मिलते। सबको मालूम है हमारी अनाउंसमेंट होती है कुछ पहले से ही। अगर मैथ में 100 मार्क्स हैं तो 1100 रुपए उसके लिए पुरस्कार अलग से है। साइंस में कंप्लीट मार्क्स हैं तो उसके लिए अलग से पुरस्कार है। और जो भी हम परसेंट डिसाइड करते हैं उस परसेंट को अचीव करने पर भी 1100 रुपए पुरस्कार रहता है। इसके बाद अगला टॉपर है, परसेंट है 89%, अजय मावई। बिग हैंड्स फॉर अजय मावई। ये लो, अजय के लिए 251 रुपए नगद पुरस्कार विद ट्रॉफी। अजय के मैथ्स में 91 मार्क्स हैं, इंग्लिश में हाईएस्ट 97 और एसएस में 80। एसएस का इस बार जो पेपर था थोड़ा टफ था, सबको पता है, और 80 मार्क्स होना एसएस में इस बार के लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, चलिए अगले टॉपर को बुलाते हैं। परसेंट है 87.2, आरव कुमार। बिग हैंड्स फॉर आरव। आरव कुमार की जो नंबर है उसमें सबसे ज्यादा नंबर इसके साइंस में और इंग्लिश में है। इंग्लिश में 91 है, साइंस में 85 है और एसएस में 83 है। उम्मीद है आगे कोई भी बच्चा किसी भी ब्रांच को चुने, किसी भी स्ट्रीम को चुने,
तो विशेषकर अपने फेवरेट सब्जेक्ट का विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर आप लोग अपनी दिलचस्पी के बिना किसी सब्जेक्ट का चुनाव कर लोगे तो सबसे बड़ी मुश्किल में फंसोगे, पहले ही बता चुका हूं। कोशिश करिए कि आगे अपने सब्जेक्ट का चुनाव करो, और विशेषकर 11th क्लास अगर आपने नहीं पढ़ी या 11th का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा तो 12th आपकी एकदम से स्कोर तो कर लोगे, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कभी नहीं होंगे। स्कोर तो ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ ली और इस बार केमिस्ट्री का पेपर अन्य वर्षों की तुलना में बहुत ईजी था, इसीलिए वो स्कोर दिख रहा है। और इसमें मैं मानता हूं कि ये स्कोर उस लेवल का नहीं है, और इसमें तो पूरे 70 में 70 आ सकते थे और 70 में 70 नहीं आ पाए। तो हम चाहेंगे आगे जब कठिन पेपर्स बने उन पेपर्स में भी ऐसे स्कोर बने रहें। 10th में बच्चे प्राइज लेके गए हैं, अपने सब्जेक्ट का चुनाव अपनी दिलचस्पी के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार लें और आगे बढ़ जाएं। 11th का सबसे बड़ा दिक्कत क्या आती है कि बच्चा चुन तो लेता है, यानी कि 11th की कोचिंग क्या करेंगे लगा के नहीं। 11th क्या है, मान ली 11th में क्या है, कुछ नहीं है, स्कूल से कर लेंगे, या कई बार ऐसी होती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आते हैं बच्चे, तो हम लोग 12th की अपेक्षा 11th की जितनी कम फीस हो सकती है उतनी कम फीस में बच्चे को जो स्टडी है प्रोवाइड करते हैं। कम से कम 1000 का अंतर होता है 11th और 12th में। तो अगर कोई बच्चा 12th में है तो उसे 1000 रुपए ज्यादा में पढ़ना है वो सिलेबस। तो 11th वाले जो बच्चे हैं, विशेषकर हम ये नहीं कह रहे कि आप यहीं पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, स्कूल से कर सकते हो स्कूल से करो, क्योंकि ये मालूम है 12th में बच्चा सब पढ़ते हैं, हर एक बच्चा 12th में कोचिंग पढ़ता है, लेकिन 11th कमजोर हो जाती है तो उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट का बेस है वो कमजोर ही रहेगा और आप स्कोर बना भी लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आगे परेशानी आएगी। तो आगे इसके बाद जो नाम है वो मेडल के रहेंगे, क्योंकि तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो बच्चे हैं उन्हें इनाम दे दी गई है। आरव के बाद सुमित गोस्वामी, ये बच्चा भी बहुत बढ़िया पढ़ा, लेकिन लास्ट में डिस्कनेक्ट हो गए, नहीं अपने आप को स्कोर से डाउन हो गया थोड़ा सा। टीचर से डिस्कनेक्ट मत हुआ करो, टीचर लास्ट में बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। इसलिए इस बच्चे के लिए एक मेडल पुरस्कार के रूप में दिया जा रहा है। इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा आइडियल स्टडी पॉइंट को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका नाम है पुरुषोत्तम सर, है ना। ये लगातार रोज नए बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारा श्रेय हम लोगों का है इसमें, एक बोलते ना एक परिवार कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में एक अच्छा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें हर छोटे सदस्य का भी हाथ होता है और विशेषकर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसके लिए ये भी उतने ही हकदार हैं कि हम लोग जितने हैं वो भी लगातार लगे रहते हैं। कल जो ट्रॉफी भी उन्हीं के कारण यहाँ पर आ पाई, तो कल ग्वालियर गए और 4 बजे निकले, शाम को 8 बजे आए, तो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे टीचर के लिए हम लोगों को भी लगातार रिस्पेक्ट बनी रहती है। तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है आइडियल स्टडी पॉइंट हम लोग। इसके बाद है सौरभ कुशवाहा, मैथ में 98 है इसके, और इंग्लिश में 80, हिंदी में 89। सुमित के भी मैथ में 97 मार्क्स हैं। जो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सौरभ कुशवाहा के लिए मैं रायन सर को बुलाना चाहूंगा। हाँ। कुछ बच्चों को मालूम होगा मैं रायन सर से ही पढ़ा हूं, है ना। 2014 में मैंने 12th किया है और 2012 में मैंने 10th किया है। तो मेरे गुरु बहुत अच्छे हैं, कहीं ना कहीं उनका स्वभाव आपको लगेगा ही नहीं कि थोड़ा सा भी बच्चे के प्रति अलग हो। जब हम लोग पढ़ते थे तो सर कभी फीस नहीं मांगते थे, और उस समय फीस बहुत नॉमिनल फीस होती थी, बहुत छोटी फीस होती थी, 1500 2000 बस। और उसमें भी सर की डेट आगे बढ़ती नहीं, मुझे याद आती है क्या 10 तारीख का फीस जमा कराया, अदरवाइज
आपकी क्लासेस बंद कर दी जाएंगी, ऐसा कुछ लिखा होता था, लेकिन वो कभी बंद नहीं हुई, अगली डेट बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं आइडियल स्टडी पॉइंट के संस्थापक फाउंडर रायन सर के लिए भी एक बार जोरदार 2004 में सर ने इस कोचिंग की नींव रखी। इसमें हम लोग जुड़ते गए, एक दूसरे से कनेक्ट होते रहे और कारवां बनता चला गया। और अब समझ लीजिए इस समय आइडियल स्टडी पॉइंट की मांग बामोर में बहुत ज्यादा है। हर बच्चे की जुबान पर आइडियल स्टडी पॉइंट है, वो अलग है कि कुछ बच्चे किसी कारणवश डिस्कनेक्ट होकर चले जाते हैं। वो कोई भी कारण हो कि हम ओटी देने नहीं जाते, हम कहीं नहीं जाते, हम उसे चीटिंग नहीं कराते, ये कारण हो सकते हैं। बच्चे को प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं दिला सकते क्योंकि हम स्कूल से नहीं जुड़े हैं, ये सब कारण है। इसलिए बच्चा हमसे कुछ डिस्कनेक्ट जरूर हो जाता है। लेकिन आप भी जानते हो प्रैक्टिकल के मार्क्स मायने नहीं रखते अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। मुझे उम्मीद तो थी कि ऐसा ही होना है, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं थे। खासकर के बच्चे कोरोना काल से जब से निकले हैं ना, ये कोरोना काल बच्चों के लिए महाकाल बन चुका है ना। अब बच्चे शायद अच्छे आने लगे और मैं से तो ऐसे कर रहे हैं जैसे होगा, है ना। इसके बाद आरव नहीं है, अजय कुशवाहा, क्योंकि उसने गलती से नाम लिख दिया है। इसके बाद अगली प्राइज है सचिन जौहरी, गौरव 83%, गौरव 83%। इसके बाद है उदयवान 82.4%। अभी नाश्ते की व्यवस्था की है, टेंशन मत, मुझे मालूम है तो मुंह के आए हो, सुबह 8 बजे निकल के आए हो, है ना। कुछ बच्चे इसीलिए नहीं है, कल मैंने मना कर कि नाश्ता नहीं मिलेगा, तो अब नाश्ते की व्यवस्था कर दी गई है। इन बच्चों का प्रोत्साहन अभी एक मेडल नहीं है, इस जगह आना ही सबसे बड़ी बात होती है। नीचे बैठ जाओ। आपने सुना होगा इनाम, इनाम में ही लिखा होता है नाम, पहले नाम करो रोशन तब मिलेगी इनाम। अगर इनाम शब्द अगर आपको समझ में आ जाए तो पहले नाम तो उस लायक कीजिए। कई बार मैं इसे बोल चुका हूँ, में मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसके बाद नाम है उदयवन को हो गया, पुष्पेंद्र 81.6, इस बार हिंदी इंग्लिश के लिए हम लोगों ने पुरुषोत्तम सर को लॉन्च किया है। जैसे हम लोग किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, ऐसे ही इनको भी इस फील्ड में उतार दिया है। अब ये सफल होता है, असफल इस साल के बाद जो रिजल्ट आएगा वो बताएगा। और कोशिश जारी है कि हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोशिश है कि इस बार रिजल्ट हिंदी इंग्लिश के बेहतर बनाए जाए और बामोर में एक कंबाइंड जो रिजल्ट है पूरे सब्जेक्ट का वो दर्शाया। मुख्य मकसद हम लोगों का है 90+ जाना, क्योंकि 90+% होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो कहीं ना कहीं आगे चल के तो मालूम पड़ेगी स्कॉलरशिप जो से मिलती है, कहीं ना कहीं सेंट्रल स्कॉलरशिप 80,000 रुपए स्कॉलरशिप कॉलेज लाइफ में मिलती है। तो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए इतना रहेगा। एक दो नाम और बच्चे हैं, एक है अपना सिंबुराज गुर्जर, सचिन प्रजापति,
कभी को बुला देना। हाँ, एक और बात बता दूं मैं आपको, आइडियल स्टडी पॉइंट अब तक 3 सदस्यों से चल रहा था। इस बार से आइडियल स्टडी पॉइंट में एक सदस्य और ऐड हुआ है, जो कि मेरा छोटा भाई है। मैं चाहता हूं कि वो भी इस क्षेत्र में आके भी कुछ आप लोगों की सेवाएं करें। हम लोग जो दे रहे हैं सेवा है, सर्विस है, और सर्विस को बच्चा कुछ अलग ही समझ लेता है ना। सर्विस वाला उसकी सेवा करना पाँव दबाना जी नहीं होता है। सर्विस का मतलब होता है किसी को कुछ दे देना। हम लोग अपने माइंड की सेवा तो नहीं दे रहे। तो इसके लिए कपिल को भी मैंने छोटे बच्चों के लिए 8th, 5th, 6th, 4th इनके लिए यहाँ पर रख लिया है, और इससे उसका छोटा बेसिक बना रहे। हम चाहते वो इसमें ना बसे, केवल और केवल अपनी तैयारी करता रहे और आगे चल के नहीं कुछ ना कुछ मुकाम हासिल करे। तो आज जो अंतिम पुरस्कार है उन्हीं के हाथों से दिलवा देते हैं। 8th के लिए इस बार मैथ प्रॉपरली मैं ही पढ़ा रहा हूँ, और आगे चल के नहीं इन्हीं को मैथ पढ़ाना है, केवल मैथ इस साल में पढ़ा रहा हूँ। 8th के अगर बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, नकल के चक्कर में केवल स्कूल के टीचर से कोचिंग पढ़ लेते हैं। और 8th में बोर्ड का मतलब बोर्ड पे नकल, 8th में बोर्ड का मतलब बोर्ड पे नकल, 8th में बोर्ड का मतलब बोर्ड पे नकल। तो इस चीज को हटाना जरूरी है, नहीं तो बच्चा आगे जो आएगा ना वो कमजोरी आएगा। इसीलिए हम लोगों ने इन चीजों पर काम करना चालू कर दिया है, और आगे चल के जो बच्चे अच्छे आएंगे उनके लिए बेसिक सुधारेंगे और भविष्य में अच्छे रिजल्ट बना पाएंगे। नाम है शिवराज सिंह चौहान, सॉरी शिवराज सिंह, जानते उसके लिए मिस्टेक हो गई है तो शिवराज सिंह। चलिए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। अब तक जो क्लास अब तक ये चल रहा था, आप लोग एक चीज पर फोकस करिए। एक बहुत बड़े कवि हैं, नाम है विलियम शेक्सपियर। उन्होंने कहा मेरे पास एक दुख है। एक बार लिखा है उन्होंने अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में लिखा है, मेरे पास बहुत दुख है। किस बात का दुख है कि मेरे पास जूते नहीं है, लेकिन मुझे यह दुख जब उस समय कम लगने लगता है जब देखता हूं किसी व्यक्ति के पैर ही नहीं है। पैर समझ रहे हो, उसके किसी के पैर ही नहीं है, और जूते तो मैं पहन सकता हूं क्योंकि मेरे पास पैर भी है, लेकिन वास्तविकता में मेरे पास जूते नहीं है, ठीक है, लेकिन पैर तो है। तो मेरा दुख उस समय कम हो गया जब मैंने देखा कि किसी व्यक्ति के पैर भी नहीं है। तो मंजिल कैसे पाएगा? ऐसे लोग भी कई बार मंजिल को पाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग सही सलामत हैं, आप पैर हैं, सब कुछ है, धन से थोड़े वंचित रह सकते हैं, लेकिन हमारा शरीर ही बहुत ही मूल्यवान है। तो शेक्सपियर की बात से मैं इस बात को मानता हूँ, हर व्यक्ति में वो चीज करने की काबिलियत है जो वो करना चाहे, और करने के लिए किसी बोलते हैं ना, किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में दृढ़ संकल्पित हो जाए, सब कुछ कर सकता है। कोचिंग मार्गदर्शन का काम करती है। कोचिंग का मैं यहाँ पर एक बार विरोध भी कर सकता हूँ, क्योंकि कोचिंग कुछ नहीं कर सकती जब तक बच्चा खुद ना चाहे। आपके पास तो कोचिंग है, कुछ बच्चों के पास तो कोचिंग भी नहीं होगी। कुछ तो बेचारे स्कूल से पढ़ेंगे, वहीं से तैयारी करेंगे, वहीं से टॉप होंगे या फेल होंगे, जो होगा बना रहेगा। तो बात समझ में मैंने ये बात क्यों बोली, क्योंकि जूते नहीं है, पैर तो है, कोचिंग नहीं है, दिमाग तो है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देखें तो ध्यान रखना, कोचिंग रिजल्ट नहीं बनाती है। मैं इस बात को आज स्वीकार करता हूँ, कोचिंग रिजल्ट नहीं बनाती है, बच्चा रिजल्ट बनाता है, उसका दिमाग रिजल्ट बनाता है, और उस दिमाग से उसे पढ़ने की जरूरत है, और एक दिन वो इंसान सबसे अच्छा बन जाता है। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम लोग समाप्त करते हैं। आपका अल्पाहार तैयार है।